आई एम विशु बर्मन। आप देख रहे हैं यूपीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफआर, ये सब हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देख लिए थे। और आप यदि बेसिक से मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और हाँ बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में डाल दीजिए। मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा टाइम निकाल के वीडियो बनाने की। चलिए अब करते हैं स्टार्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो, जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं बच्चों, जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पॉलिसी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या कहाँ पर कमी रह गई इस पॉलिसी पे। जिस मोटिव के लिए बनाई थी, क्या ये उस मोटिव को पूरा कर रही है? ठीक है, और ये सब कौन देखता है, ये सब कौन रिव्यू करता है बताइए भाई। रिव्यू करने के लिए कोई टीम होगी, या तो वो किसी एक बंदे की टीम होगी या एक से ज़्यादा बंदे होंगे, और उस टीम को ही हम बोलते हैं कमेटी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारे आरबीआई थे, हमारा आरबीआई है, और आरबीआई के गवर्नर ने अरे क्या दिक्कत हो रही है इसमें, एक मिनट वेट, पेंसिल थोड़ा टाइट चल रही थी वो देख रहा था। चलो, अब आरबीआई के गवर्नर ने थिंक किया कि यार हमने पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन अब इसको चेकिंग करने के लिए या ये देखने के लिए कि ये सही रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए हमें कमेटी की ज़रूरत है। तो गवर्नर अब लॉ के द्वारा कमेटी तो नहीं बना सकते, लॉ में तो अमेंडमेंट नहीं कर सकते गवर्नर। तो गवर्नर गए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को गवर्नर का ये सुझाव अच्छा लगा कि हाँ भाई कमेटी तो होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सीधा आरबीआई एक्ट 1934 में क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट कर दिया किसके लिए? एमपीसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए। ठीक है, अब इसके द्वारा ही हमारी बनी क्या, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब जब ये बन गई तो हर एक कमेटी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर बना कि भाई इसमें टोटल मेंबर होंगे 6। अब 6 मेंबर में पार्टनरशिप रखी गई। भाई 3 मेंबर तो होंगे आपके आरबीआई के, और 3 मेंबर होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है भाई, सहमति बन गई। क्योंकि कोई भी पॉलिसी है वो भाई यदि आरबीआई बना रहा है, ठीक है, कोई पॉलिसी आरबीआई बना रहा है, उस पॉलिसी के लिए तो लॉ जो बनाएगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा, आरबीआई तो नहीं बनाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि हम पार्टनरशिप रखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। भाई तुम्हारे बंदे भी रिव्यू करेंगे और हमारे बंदे भी रिव्यू करेंगे और मिलकर काम करेंगे, ये इन्होंने रूल बनाया। आरबीआई के 3 बंदों में एक होता है आपका गवर्नर, ठीक है, दूसरा होता है आपका डिप्टी गवर्नर, तीसरा होता है आपका एक बैंक ऑफिसर। जो ये बैंक ऑफिसर होता है ना, ये नॉमिनेटेड होता है। क्या होता है ये होता है आपका नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के बारे में आने वाले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, अब जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 बंदे जो शामिल होते हैं एमपीसी में,
वो होते हैं इकोनॉमिस्ट। क्या होते हैं? इकोनॉमिस्ट। और इनको सीधा, इनका कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, इनको सीधा नॉमिनेटेड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमारी जो एमपीसी है, इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि भाई देखो ऐसा है, साल में जो हमारे ईयर्स होते हैं, साल में 4 बार आपकी मीटिंग होगी। कितनी बार होगी? 4 बार। 6 सदस्य कमेटी है, ठीक है, और 4 बार आपकी मीटिंग होगी साल में। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई आप हाँ जी, एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसकी साल में एवरी ईयर कितनी मीटिंग होती है? 4 मीटिंग होती है, ठीक है। और जो डिसीज़न होता है ना इनका, भाई अब मान लो हमें कमेटी में 6 मेंबर है, उन्होंने रिव्यू करा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में हमें ये चेंज करना चाहिए, ये हमें जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो उसकी रेट है वो थोड़ी बदलनी चाहिए। इन परसेंट जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 4 ± 2%, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए। अब भाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बंदे तो तैयार हैं और कुछ बंदे नहीं हैं, आरबीआई के कुछ बंदे तैयार हैं और कुछ नहीं है ऐसा करने के लिए कि उसको बदल दिया जाए। तो फिर क्या होता है, जो डिसीज़न होता है ना वो होता है वोटिंग के थ्रू। किसके थ्रू होता है? वो होता है वोटिंग के थ्रू। और वोटिंग में भी किस पर? मेजोरिटी। जो मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी रूल लागू होता है। भाई जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार होगी, सीधी सी बात है। तो डिसीजन भी बहुमत के आधार पर होता है, ठीक है। अब सपोज दैट माना कि भाई वोट हुए इक्वल, वोट पड़ गए इक्वल आपके, तो ऐसी सिचुएशन में किसका वोट इम्पोर्टेंट होता है? आपके गवर्नर का, ठीक है। अब गवर्नर का जो वोट है वो इम्पोर्टेंट होता है। गवर्नर सामान्य स्थिति में वोट नहीं डालता है, गवर्नर जब डालता है जब मामला इक्वल का हो जाए, ठीक है। आइए, और जो भी डिसीज़न होता है एमपीसी में ट्रांसपेरेंसी का भी ध्यान रखा गया है, पारदर्शिता का, कि हम जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो जनता को भी पता चले, बैंकों को भी पता चले। भाई यदि जनता को नहीं पता चलेगा कोई डिसीज़न, और बैंक जो हमारे बैंक हैं, आरबीआई तो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारे अदर बैंक है, ये हो सकता है ग्राहकों को चूना लगा दें अपने फ़ायदे के लिए, जो कमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पर क्या डाल देता है? अपने डिसीज़न वेबसाइट पर डाल देता है, ठीक है। वेबसाइट पर डिसीज़न चले जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। अब हमारा मोटिव क्या था? एमपीसी का जो मोटिव है वो क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मोटिव क्या है? सिंपल सी बात है, हमारा मोटिव है जो हमारी इन्फ्लेशन है, जिसको हम बोलते हैं महंगाई दर, उसका जो टारगेट हमने बनाया है, जैसे वर्तमान में जो हमारा टारगेट चल रहा है इन परसेंट टाइम, वह 4 ± 2%, ठीक है। या तो 4 से 2 ज़्यादा हो जाए मतलब 6, या 4 से 2 कम हो जाए मतलब 2 और 6 के बीच में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो रहना चाहिए, ठीक है। इस टारगेट को अचीव करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मोटिव है, ठीक है। दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव है ट्रांसपेरेंसी। मैंने बताया अभी आपको, क्या बताया मैंने आपको? ये ट्रांसपेरेंसी तो है कि डिसीज़न जो भी होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसको उसकी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, तो ये हमें ट्रांसपेरेंसी दे रही है। दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी, मोटिव है इसका। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता। यदि हमारा इन्फ्लेशन रेट हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो भाई इस पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या होगी? जवाबदेहिता होगी। सरकार भी पूछेगी, जनता भी पूछेगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने का एक मोटिव था, ठीक है।
अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमने यहाँ पे बात कर ली है। यहाँ पर हमने मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसमें कितने मेंबर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया है और इसका मोटिव क्या है। ठीक है, वो अब हम सब कुछ देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा एक इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। एक आपने सुना होगा, एक हेडिंग डाल लेना, प्राइम लैंडिंग रेट। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो जब ये बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, इसमें होता क्या है, या आप उसको बोलो, हिंदी में बोलोगे, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, प्रधान उधारी दर। ठीक है, उधारी से आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं लोन की बात आएगी। देखो इसमें होता क्या है कि एक बैंक है, मैं यहाँ आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, जो 1930 आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल सेकंड के तहत नॉमिनेटेड है। ठीक है, वे बैंक्स जैसे आपका एसबीआई, यूनियन, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, ये सब। सपोज दैट एक बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, कमर्शियल बैंक है, नोट आरबीआई। ठीक है, कमर्शियल बैंक ने एक आदमी को या अपने कस्टमर को लोन दिया। ठीक है, और वो लोन दिया किसी इंटरेस्ट रेट में, मान लेता हूँ X% की इंटरेस्ट रेट पर, IR इंटरेस्ट रेट पर दिया। क्या दिया? लोन दिया। ठीक है, अब यही रेट, यही इंटरेस्ट रेट कहलाती है आपकी प्राइम लैंडिंग रेट। मतलब बैंक जिस व्यक्ति को लोन देता था जिस दर पर, उसको बोलते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक, अब हुआ ये कि इसमें थी ट्रांसपेरेंसी की कमी। आरबीआई को लगा भाई इसमें तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ठीक है, जब ट्रांसपेरेंसी है नहीं और ग्राहकों को हो सकता है कि लूटा जाए, है ना। जैसे आरबीआई ने बोला कि भाई तुम ना जो मिनिमम लोन रेट रखोगे वो रखोगे X%, बट बैंकों को, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल से समझ में आ रहा है कि उन्हें लालच आया, उन्होंने सोचा अरे आरबीआई को क्या पता चल रहा है, हम तो X+Y रेट पर देंगे। ठीक है, तो इससे तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी तो रही नहीं। तो इसमें किस चीज़ की कमी थी? ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। जब ट्रांसपेरेंसी की कमी थी तो आरबीआई ने देखा कि भाई ये आरबीआई है हमारा, आरबीआई ने बोला कि भाई इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम करेंगे स्टार्ट बैंक रेट। हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बैंक रेट। अब क्या हुआ, वही वाली बात है, बैंक है, बैंक ने X% इंटरेस्ट रेट पर एक अपने कस्टमर को लोन दिया। अब ये X% इंटरेस्ट रेट क्या कहलाने लगी? बैंक रेट। और बैंक रेट क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी उससे बेटर थी, प्राइम लैंडिंग रेट से बेटर ट्रांसपेरेंसी कहाँ मिल रही थी आपको? इसमें बैंक रेट में। ठीक है, यहाँ बेटर ट्रांसपेरेंसी मिल रही थी क्योंकि इसमें क्या किया गया, सॉरी ये बैंक रेट नहीं है, ये बेस रेट है, सॉरी बार बार थोड़े कन्फ्यूज़न हो गया, ये बेस रेट है। ठीक है, ये क्या है? बेस रेट। अब आप बोलोगे ये ट्रांसपेरेंसी मतलब कैसे, ये और बेस रेट होता क्या है ना। सपोज मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें हुआ क्या कि एक बैंक है, बैंक ने बेस रेट पर, बैंक ने क्या करा, बेस रेट बढ़ा दी। बैंक ने जब बेस रेट बढ़ा दी तो जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्या है, कस्टमर है,
उस पर प्रेशर क्या होगा भाई? ओबियसली सी बात है, उस पर प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो? जब उस पर प्रेशर बढ़ेगा, बट मैं एक बार और बोल रहा हूँ, बट आरबीआई ने देखा कि भाई हमारे कस्टमर पर बेस रेट के द्वारा भी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, अपनी बेस रेट बढ़ा रहा है। आरबीआई ने सीधा का सीधा घोषणा कर दी कि भाई देखो मेरी बात सुनो, अब तुम एक काम करना, जब मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करूं, बढ़ाऊं, तो तुम अपनी बेस रेट जब ये बढ़ेगी, तो आरबीआई ने बोला कि जो बैंक है वो अपनी बेस रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे कस्टमर हैं उन पर जो प्रेशर है वो कम होगा। ये बोला किसने? आरबीआई ने। ठीक है। और आरबीआई ने एक और चीज़ बोली, आरबीआई ने बोला जब मैं आपकी जो पॉलिसी है जिसको हम बोल रहे हैं, मैं आपको क्या बोला था उस पॉलिसी को, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो हमारी ये है, ये जो हिंदी में बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं संचारित या लचीली मौद्रिक नीति। इसमें क्या होता है, आरबीआई इसमें खुला खर्च करता है। आरबीआई इसमें जो रेपो रेट है उसको भी कम रखता है ना, और मार्केट में पैसा ज़्यादा डालता है आरबीआई, है ना। इसलिए क्योंकि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा है तो वो थोड़ा व्यापार कर सके अपना, और थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री जब तो चलेगी जब सस्ते दर पर लोन मिलेगा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री या एक कारखाना खोलने के लिए एक आम आदमी को कहीं ना कहीं लोन की ज़रूरत पड़ती है। यदि लोन सस्ते रेट में होगा तो वो प्रोडक्शन करेगा और लोगों की जेब में पैसा जाएगा, कि उसको रोज़गार मिलेगा उसकी कंपनी से। ठीक है। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई बोलता है जब मैं इसको लागू करूंगा, इसको बोलते हैं कठोर, नाम से समझ आ रहा है, कठोर मौद्रिक नीति। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब ये पॉलिसी लागू होती है ना, तो आरबीआई बाज़ार से जो पैसा है वो खींच लेता है। ठीक है, मार्केट में वो कम पैसा रहने देता है, जिससे इन्फ्लेशन ना बढ़े। भाई मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी और इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। यदि मार्केट में कम पैसा होगा तो डिमांड कम है, सप्लाई अपना भाई ज़्यादा रहेगी बट डिमांड तो कम है, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कम होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी उसको ही बोलते हैं जब हमारा जो मनी है मार्केट में कम करता है आरबीआई, इसके अकॉर्डिंग ही करता है। ठीक है, आप देखना इससे जो पिछले वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, उसको देख लेना, उसमें आपको पूरी तरह इन डिटेल मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, आइए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जब आरबीआई है हमारा, आरबीआई क्या करता है, पैसा मार्केट से खींच लेगा। तो आरबीआई ने क्या करा, बैंकों को जो लोन दिया आरबीआई ने, वो दिया हाई इंटरेस्ट रेट पर। अब बैंक कस्टमर को लोन सस्ते में तो नहीं देगा, उसे हाई इंटरेस्ट रेट पर, तो इसे भी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, है ना। तो आरबीआई ने ये बोला कि भाई मैं इधर रेट बढ़ा रहा हूँ तो तुम भी रेट बढ़ा के दो, यदि मैं रेट कम कर रहा हूँ तो तुम भी रेट कम करके दो। बट जब रेट बढ़ता था, जब ये पॉलिसी अप्लाई होती थी कॉन्ट्रैक्शनरी, तो बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को हाई कर देता था। बट जब ये वाली पॉलिसी अपनाई होती थी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपनाता था आरबीआई, तो उस टाइम जो बैंक है वो हमारी इंटरेस्ट रेट को हाई ही रखता था, उसको कम नहीं करता था। ठीक है, मुनाफे के लिए,
समझ रहे हो मेरी बात? भाई कॉन्ट्रैक्शनरी मार्केट पॉलिसी में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाई करा तो बैंक ने भी करा अपने कस्टमर को लोन देने के लिए। बट जब आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, उसने बोला ठीक है भाई मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट कम दे रहा हूँ बैंकों को, तो बैंक तुम भी तो अपने कस्टमर को जो लोन दे रहे हो कम इंटरेस्ट रेट पे दो। बट क्या हुआ, बैंकों ने सुनी नहीं। तो बैंकों ने कहा कि अरे क्या पता चल रहा है, ठीक है हम तो अपनी इंटरेस्ट रेट हाई ऐसी रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आरबीआई हो गया परेशान। आरबीआई कहने लगा यार ये तो हमारी जो पब्लिक है, बैंक उनको ज़रा थोड़ा ठग रहे हैं, ये ऑफिशियली ठग हो गई एक तरह से ना। तो आरबीआई ने कहा कि भाई मैं एक फ़ॉर्मूला बनाता हूँ। ठीक है, आरबीआई ने एक फ़ॉर्मूला बनाया बेस रेट के लिए। किसके लिए? बेस रेट के लिए। वो फॉर्मूला कहलाया आपका MCLR। क्या कहलाया सर? MCLR। MCLR को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट। हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत लागत पर उधारी दर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? इसके अकॉर्डिंग ये हुआ, आरबीआई ने बोला भाई देखो सीधी सी बात है, आरबीआई ने बोला देखो सीधी सी बात है, यदि मैं अपनी रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई जिस दर पर शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। वो होती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आरबीआई ने बोला कि भाई देखो यदि मैं अपनी रेपो रेट कम करता हूँ तो बैंकों को भी ना, जो बैंक है उनको भी अपनी जो बेस रेट है, बेस रेट मतलब जो लोगों को जिस रेट पे लोन दिया जाता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है उसको भी कम करना होगा। आरबीआई ने सीधी सी घोषणा कर दी। ये फॉर्मूला दिया था किसने? आपकी आरबीआई ने, बेस रेट को सही डिफाइन करने के लिए और ग्राहकों तक एक उचित दर पर लोन पहुंचाने के लिए, जिसको बोला था हमारा MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट, सीमांत लागत पर उधारी दर। ठीक है, आरबीआई ने बोला भाई देखो रेपो रेट में यदि कम करूँगा तो तुम्हारा भी फर्ज बनेगा भाई, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं बेस रेट को कम करो, जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। ठीक है, अब MCLR फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन ये किस पॉइंट पे बेस है MCLR, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट। MCLR का जो बेस पॉइंट्स है, क्या है जो बेस पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? इसका पहला बेसिक पॉइंट है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब आप बोलोगे ये क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स? देखो ये होता है ऐसा, मैं एक आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप समझना। ठीक है, बाद में डेफिनेशन दे दूंगा इसकी मैं। देखो एक बैंक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार बैंक आरबीआई से ही पैसा ले ना। एक बैंक है, ये एक मार्केट है जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। क्या बोलते हैं सर? मनी मार्केट। इसमें अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, है ना, ये सब होते हैं, इसमें बड़े बड़े मनी लैंडर्स होते हैं, ये मनी मार्केट है। अब बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेना चाह रहा, बैंक चाह रहा है कि भाई मैं इससे पैसा लूँ। इन्होंने कहा ठीक है भाई हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम्हें फंड्स दे देंगे। क्या दे देंगे? फंड। तुम्हें हम फंड दे देंगे। हम तुम्हें फंड्स दे देंगे X% पर। ठीक है, अब उसके पास फंड आया, ये पब्लिक है, ये इसको लोन देगा, X पे तो नहीं देगा, X+ पे देगा, चाहे वो कितनी भी दे रहा हो, वो उससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि बैंक ने जितनी दर पर मनी मार्केट से पैसा उठाया है
वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। उस फंड को अपने यहाँ लाने के लिए उसको जितना भी इंटरेस्ट देना होगा या जिस दर पर उसको मनी मार्केट से फंड मिला है किसी बैंक को, वो कहलाता है, जिस दर पर मिला है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बैंक इनकर्स ऑफ राइज ए एडिशनल यूनिट फंड, एक इकाई फंड लाने के लिए, ठीक है, जो उसको कॉस्ट देनी पड़ी है उसको बोल रहे हैं हम क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। समझ गए मेरी बात? मतलब ये है कि आपको X% रेट पर 100 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का फंड दिया X% रेट पर। X% मान लो, मैं बोलता हूँ 10% मान लो, ठीक है, इसको हमने X को 10 मान लिया, तो ये जो 10% है ना वो कहलाइए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चले, उसको खर्चा करना पड़ेगा बैंक को, 10% एक्स्ट्रा देने, एक्स्ट्रा ब्याज देगा बैंक मनी मार्केट को। तो जो भी फंड लाने के लिए जो भी बैंक ने खर्चा वहन किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरे नंबर पे आता है निगेटिव प्रॉफिट ड्यू टू CRR। ठीक है, MCLR के जो बेस पॉइंट है, पहले नंबर में हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, अब हम देख रहे हैं नेगेटिव प्रॉफिट ड्यू टू CRR। CRR मैंने आप बताया था आपको, कैश रिजर्व रेशो। CRR क्या होता है मैं एक बार यहाँ शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। ये RBI है, ये बैंक है, बैंक का एक NDTL है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। मैंने पहले बोला है आपको यदि इन डिटेल में पढ़ना है, व्हाट इज़ द NDTL, व्हाट इज़ द CRR, व्हाट इज़ द रेपो रेट, प्लीज़ इससे पहले का लेक्चर जिसको हम बोलते हैं लेक्चर नंबर 9 वो जाके देख लीजिए, इन डिटेल सब चीज़ समझ में आ जाएगी, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, NDTL का कुछ परसेंट बैंक को RBI के पास रखना होता है, और रखा जाएगा किस में, कैश के रूप में, ओनली कैश, ना तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना गोल्ड, कुछ नहीं, सीधा कैश के रूप में बैंक अपने NDTL का कुछ परसेंट RBI के पास रखता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन को कम करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक लॉन्ग टर्म टूल है, मैंने फिर बताया। ये आपको जो की पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, यदि आपको समझना है तो लेक्चर नंबर 9 जाकर देख लीजिए। अब बैंक ने NDTL का कुछ परसेंट कैश जो है वो RBI के पास रख लिया। अब जो RBI के पास रख लिया, RBI इस पर इंटरेस्ट नहीं देगा, RBI इस पर ब्याज नहीं देगा, ये बस सिंपल रखा गया है। इस पर RBI आपको एक फूड़ी भी ऊपर रख के नहीं देगा, एक फूड़ी पैसा भी ऊपर रख कर नहीं देगा RBI आपके पैसे, बस वो RBI के पास सुरक्षित रखा है। तो इसलिए इसको कहा जाता है निगेटिव प्रॉफिट ड्यू टू CRR, कैश रिजर्व रेशो। निगेटिव प्रॉफिट क्यों कहा जा रहा है भाई? वैसे तो प्रॉफिट मिल नहीं रहा RBI से हमें कुछ, ठीक है, बट ये सिक्योर है। ये क्या है? सिक्योर है। ठीक है, प्रॉफिट तो हमारा निगेटिव है बट पैसा कैसा है? सिक्योर है, तो इसलिए बोलते हैं निगेटिव प्रॉफिट ड्यू टू CRR। ठीक है, तीसरे नंबर पे होता है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब होता है MCLR के तहत तीसरे पॉइंट पर आता है ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें क्या होता है, कोई बैंक है, उसको जो बैंक है उसको जारी रखने के लिए एक दिन में कितना खर्चा आ रहा है, मतलब उसके भाई AC का खर्चा, उसके कैपिटल का खर्चा, उसके कंप्यूटर का खर्चा, उसके लॉकर का खर्चा, ये सब जो भी आ रहा है एक दिन का, है ना, उसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल कॉस्ट। एक बैंक को चलाने के लिए एक दिन में जितना खर्चा करना पड़ता है उसको बोलते हैं क्या? ऑपरेशनल कॉस्ट। समझ गए मेरी बात? उसमें सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा या जो हमारे कर्मचारी हैं उनके पगार, ये सब उसमें काउंट होती है, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। समझ गए होंगे? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा रेपो रेट पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट के ऑफ फंड्स। ठीक है, नेगेटिव, और ये MCLR के बेसिक हमने MCLR के जो बेस पॉइंट्स है कि वो किस पर डिपेंड करता है MCLR। तो जब भी कई प्रीलिम्स के आपके ऑप्शन में आए तो ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंड करता है, नेगेटिव प्रॉफिट ड्यू टू CRR पर करता है और ऑपरेशनल कॉस्ट पर करता है। इन तीन पर हमारा MCLR फॉर्मूला जो है वो बेस है। ठीक है, चलिए
आज के लिए हम लेक्चर को इतना ही रखते हैं। और आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको कोई कमी लग रही है लेक्चर में या कुछ पॉइंट्स लग रहा है कि मेरी साइड से कमी है, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दें कि सर ये प्रॉब्लम है आपकी साइड से। ठीक है, चलिए आप हेल्थी रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।